प्रायोरिटी देते हैं, राइट। फ्लैग्स का हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ नेटवर्क में भी बहुत सारा ट्रैफिक है, बट कुछ ट्रैफिक जो रहता है इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हमारे पास 10 पैकेट्स है तो 10 पैकेट में से सपोज अगर 2 पैकेट्स या 3 पैकेट्स ऐसे जो प्रायोरिटी है एनेबल्ड किया हुआ है, उनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे कि नेटवर्क में पहले वो ट्रांसमिट हो। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली रेफर्स टू द ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म्स। जो ट्रैफिक होता है नेटवर्क में उस ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ठीक है। कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक स्क्वायर आपने देखा होगा, हर एक स्क्वायर्स में बहुत सारे डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है और उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म लगता है? रोड की अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो सिग्नल अजून कुठले लागणार आहे? चौरस पे चौराहे देखे आपने, चौक देखे, सिग्नल असते तो चौक से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हर डायरेक्शन से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो क्या मैकेनिज्म यूज किया जाता है? ट्रैफिक सिग्नल। वो बेसिकली क्या है, उसको ही हम कहते हैं कंट्रोलिंग द ट्रैफिक और ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। क्वालिटी ऑफ सर्विस रेफर्स टू द ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म्स। सिग्नल्स क्या करते हैं? सिग्नल्स हर एक को प्रॉपर टाइम देते हैं, समय देते हैं कि जब उनकी बारी है तो वो प्रॉपर तरीके से वो पर्टिकुलर स्क्वायर पे आगे जा सके, क्रॉस कर सके, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, नेटवर्क को हम मैनेज कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे नेटवर्क में भी हर एक पैकेट्स को हम डेटा जो है उसको चांस देंगे कि वो आगे फॉरवर्ड हो सके, आगे जा सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ट्रैफिक सिग्नल में भी अगर हम कभी देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आ जाए तो वो लोग को ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करना जरूरी होता है या नहीं होता है? होता है। होता है या नहीं होता है? मास्टर ने क्या विचारी? नहीं होता सर, नहीं होता है ना। एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, कोई पुलिस अगर किसी चोर के पीछे ऑन ड्यूटी है, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल्स में नहीं रुकते। सेम केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। रियल लाइफ जो एप्लीकेशन है लगभग वही चीजें हमारे नेटवर्क में भी हो रही है, ठीक है। So it refers to the traffic control mechanisms that seek to either differentiate the performance based on the application or network operator requirements. किस चीज के लिए? To provide the predictable or guaranteed performance to the application एंड सेशंस। यानी हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे अगर कोई भी डेटा इस तरीके से आता है तो वी हैव टू अनेबल, हमको ये प्रोवाइड करना है कि यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किए जाए और गारंटीड परफॉर्मेंस रहे, जो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन हो, सेशन हो या ट्रैफिक में एप्लीकेबल रहे। यानी कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स यहाँ पे पढ़ने हैं, समझने हैं, देखने हैं, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें है वो नेटवर्क की कंडीशन में ना फंसे, और अगर किसी रीजन से फंस भी जाए तो उनको बाहर निकलने का हमको पूरा मौका देना है। Basic phenomenon of quality of service means in terms of packet delay and losses of various kind। तो जो भी पैकेट डिले हो गए ना, जो भी नेटवर्क में जो पैकेट्स है वो पैकेट किसी रीजन से अगर डिले हो जाते हैं या उनको किसी रीजन से हम खो देते हैं, लॉस हो जाता है पैकेट्स का, तो पैकेट्स रास्ते में गुम गए, खो गए, तो अब उनको क्या करना है, उनको वापस ढूंढना है या रिले ने रिपीटेड ट्रांसमिशन करना है, रीट्रांसमिशन करना है, ताकि वो पैकेट्स जो है फिर से जहाँ डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहिए था वो पहुंच जाए। अब जरूरत क्यों होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस की? अब जैसे हमने देखा है कि किस तरीके से हम अलग अलग चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके अगर हमको एग्जांपल्स देखने तो वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। सो नीड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस की क्या जरूरत है कि सर ठीक है ना, सभी तो पैकेट से 2-4 पैकेट्स आगे पीछे भी हो जाते तो क्या फर्क पड़ता है। अब अगर 10 पैकेट्स थे, अब हर एक पैकेट जो है हमको मालूम है कि 10 GB का एक डेटा था, हमने उसको 1-1 GB के डेटा के 10 पैकेट्स में बना दिया है। अब ये एग्जांपल तो हम पहले भी ले चुके हैं, बट इस क्वालिटी ऑफ सर्विस के रेलेवेंस में अगर उसे समझना चाहे तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर्स बाउंडेड डिले एंड लॉस रेट। अभी भी हम लोग जब गूगल मीट में कनेक्टेड है, सो वी आर बेसिकली इनटू द ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, राइट, एंड वी कैन आल्सो यूज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। यू ऑल एग्री? हम लोग अभी ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं इसमें भी हम ऑडियो के थ्रू कनेक्टेड है, एंड इफ रिक्वायर्ड वी कैन आल्सो यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम कर सकते हैं यहाँ पे, वीडियो के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। आपने वाइवास और प्रैक्टिकल्स भी शायद दिए होंगे लास्ट ईयर में, ऑनलाइन ही दिया है।
तो यहाँ पर भी रियल टाइम में कभी काम नहीं होता है। भले हम बोल रहे हैं रियल टाइम में, भले आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बट यहाँ पे भी मिनिमम एक डिले रहता ही है। भले कुछ माइक्रो सेकंड्स का डिले हो, कुछ 1-2 सेकंड्स का डिले हो, बट देन वो डिले आता है। कई बार नेटवर्क में कंजेशन होने की वजह से, या कई बार नेटवर्क में रिसेप्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से। ये 2-3 रीजंस हो सकते हैं। तो अब क्वालिटी ऑफ सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है, अब अगर हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल बेस्ट है कि अभी मैं गूगल मीट में ले रहा हूँ। अब मैं जब डेटा जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या हो रहा है, वो एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आप इमेजिन करके देखिए इस साइकिल को, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है। वो मेरी वॉइस जो है, वो डिजिटल जो ट्रांसमिशन हो रहा है, वो नेटवर्क में ट्रांसफर हो रहा है मॉडेम के थ्रू, नेटवर्क एग्रीगेटर के पास जा रहा है, वहां से नेटवर्क ऑपरेटर के पास जा रहा है, वहां से वाइस वर्सा वो पूरा प्रोसेस रिवर्सल होके आपके सिस्टम नेटवर्क में आ रहा है। डिजिटल से वापस एनालॉग साउंड कन्वर्ट हो रहा है और आप वो सुन पा रहे हैं मेरी आवाज। अगर हम वीडियो देखते हैं तो भी वही प्रोसेस हो रहा है। अब ये डेटा जो है, ये एज इट इज मैं बोल रहा हूँ, तो सिंगल स्ट्रीम या सिंगल पैकेट में नहीं आ रहा है, ये पार्ट्स में डेटा आपके पास आ रहा है। अब अगर ये पैकेट प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट ना हो और इनकी प्रायोरिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना हो, तो जो वर्ड्स मैं आपको लाइन से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे अभी बोले वाले जो वर्ड्स है वो आगे पीछे अलग सीक्वेंस में आपके पास है। और उस केस में क्या वो सेंटेंस या वो वर्ड या वो मीनिंगफुल वाक्य रहेगा आपको समझने के लिए? नहीं रहेगा। सो ये सब चीजों को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज वन ऑफ द नीड या इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है। सेकंड, वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग रिक्वायर्स बाउंडेड पैकेट लॉस रेट। ठीक है भाई, पैकेट हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैकेट्स में क्वालिटी का लॉस होगा। वी ऑल हैव टू एग्री अपॉन दैट, बट वो बाउंडेड रहना चाहिए, एक लिमिट तक रहना चाहिए, प्लस रिकवरी भी रहनी चाहिए कि जो डेटा लॉस हो भी रहा है तो वो एक लिमिटेड फॉर्म में रहे और बॉन्डेड रहे, यानी कि वो हर बार जो सीक्वेंस जा रहा है, जो पैकेट जनरेट हो रहे हैं सेंडर एंड से रिसीवर एंड पे भी, वो उतने ही स्पीड में और वही सीक्वेंस में पैकेट को रिसीव कर सके। और अगर किसी रीजन से रिसीवर उसको रिसीव नहीं भी कर पा रहा है, ठीक है, आई विल अगेन रिपीट, अगर रिसीवर रिसीव नहीं भी कर पा रहा है, उस केस में भी क्या जरूरी बन जाता है? जरूरी बन जाता है कि रिसीवर जब भी नेटवर्क में आए, जब भी वो नेटवर्क प्रॉपर तरीके से रिसीव करे, सिग्नल रिसीव करे, उसको बफर्ड डेटा जो रहता है ना, जो डेटा सेंटर ने भेज दिया उसको मिला नहीं, वो बफर्ड डेटा उसी सीक्वेंस में मिले जिसमें सेंडर ने क्या किया है? सेंड किया है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि हम समझे कि व्हाई quality of service is important. So time critical applications like real time control edge with bounded delay is considered to be an important factor. यहाँ पे भी जरूरी होता है. Then valuable applications should be provided better services than less valuable applications. So distinguish करते आना चाहिए, priority setup करते आना चाहिए. तो ये सब चीजें जो है, this all makes quality of service a very important topic to study. अब इसके लिए हम लोग देखेंगे कि बेसिकली टेक्निक्स क्या क्या है। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस का इंपॉर्टेंस क्या है हमको समझ में आ गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या हमने ये भी समझ ली। अब इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या क्या चीजें हैं और कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 चीजें हैं जो की जाती है, जिसमें से पहला है शेड्यूलिंग, सेकेंड इज ट्रैफिक शेपिंग, थर्ड इज रिसोर्स रिजर्वेशन एंड फोर्थ इज एडमिशन कंट्रोल। अब शेड्यूलिंग जो है, इसमें बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स रहते हैं। तो शेड्यूलिंग में क्या होता है, हर एल्गोरिदम जो है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल करके रखता है कि कब, किस समय, किस जगह, किस पैकेट को भेजना है, किसको होल्ड पे रखना है, किसको सेंड करना है, किसको फॉरवर्ड करना है, किसको होल्ड पे रखना है। तो दिस इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स है। अगेन इट इज एज ऑफ नाउ नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि हमको डिटेल में जाना नहीं है। सेकंड इज ट्रैफिक शेपिंग। अब ट्रैफिक शेपिंग में क्या होता है, ट्रैफिक तो नेटवर्क में आ जा रहा है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स लग रहे हैं और एक प्रॉपर शेप दिया जा रहा है कि हर 20 सेकंड्स का हमने टाइमर सेट कर दिया कि हर एक स्क्वायर, हर एक साइड का जो डायरेक्शन रहेगा 20 सेकंड्स पे सिग्नल ग्रीन रहेगा, बाकी समय वो रेड रहेगा। तो ट्रैफिक को हमने एक शेप दे दिया है ना, कि हर समय एट अ टाइम एक ही साइड का सिग्नल चालू रहेगा कि 2 साइड के सिग्नल चालू रहते हैं? एक ही। हमने क्या किया, उसको शेप दे दिया। तो यहाँ पे भी हम वही चीज कर सकते हैं। देन रिसोर्स रिजर्वेशन, उसके बाद भी अगर कोई इंपॉर्टेंट, कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन आ गया, कोई बहुत प्रायोरिटी वाला एप्लीकेशन आ गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ छोटा सा पोर्शन, या अगर 10 लेन से या 10 रोड से हमारे पास, हम उसमें से 8 या 7 रेगुलर यूज करेंगे, 1 या 2 हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी के लिए सेव करके रखेंगे। सेम एज अगर आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में भी इमरजेंसी एग्जिट होती है, फायर एग्जिट होती है, देखा है क्या आपने कभी?
यस सर, ठीक है। आप अभी नए वाले जो रोड्स बने, हाईवेज बने, अगर आप हाईवे में जाओगे तो वहां पे भी बाई लेन करके बोला जाता है, यानी मेन रोड के अलावा हर 1-2 किलोमीटर के बाद कुछ कुछ दूरी के लिए एक पैरेलल रोड बने जाते हैं। किसी को गाड़ी रोकना है, कोई थक गया है, किसी को कुछ मेडिकल हेल्थ का इशू है, किसी को खाना है, पेट्रोल भरना है, व्हाटएवर रीजंस, तो हाईवे पे अचानक से लोग गाड़ी रोक देंगे तो क्या होगा, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो उनके लिए अलग से एक लेन बनाया, यानी हर जगह पे क्या किया, प्रायोरिटी सेट कर दिया। प्लस उस लेन का एक और यूज होता है, वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट बॉर्डर एरियाज में या इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर भाई पीछे से प्रेसिडेंट की कार आ रही है, कुछ भी लाइक ऐसा कुछ बहुत प्रायोरिटी वाला ट्रैफिक आ रहा है, तो वो बाई लेन का मतलब है कि वहां पे स्टैंड बाय में बाकी सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट करके मेन जो रोड है उसको खाली कराया जा सके। प्लस उसका दूसरा यूज ये होता है, पता नहीं आप लोग को मालूम है या नहीं, कि अगर फॉर एग्जांपल कई सारे हाईवेज को इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें इमरजेंसी के केस में एरोप्लेन को भी लैंड करा सके। सुना है या कभी पढ़ा है या कभी देखा है न्यूज में आपने? ऐकलं मी. सुनना है, हाईवेज पे रोड्स के ऊपर एरोप्लेन को भी, फाइटर प्लेन्स को भी लैंड करा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। सुना है क्या आपने कभी? उड़ान पिक्चर मध्ये पाहिलं. यस सर। अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी समझने की कोशिश करिए। हाईवेज अभी इस हिसाब से बनाते हैं कि फाइटर प्लेन्स जो है इन केस ऑफ वॉर, अभी एक मूवी आई थी रिसेंटली भुज नाम की, सुनना देखा है क्या मूवी किसी ने भुज में? भुज मूवी देखिए अजय देवगन की? यस सर, देखा है। तो उसका बेसिक आइडिया क्या था कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया के जितने भी एयर स्ट्रिप्स थे, यानी रनवेज थे जहां से इंडिया के फाइटर प्लेन टेक ऑफ करके पाकिस्तान में जाके एनिमीज को पकड़ जो भी करना था उनको कर सकते, बमबार्डिंग कर सकते थे, उन्होंने एयर स्ट्रिप्स को ही टारगेट करके क्या किया, सारे रनवेज को खराब कर दिया। अगर रनवे खराब हो गया तो एरोप्लेन टेक ऑफ भी नहीं कर पाएंगे और जो हवा में वो लैंड भी नहीं कर पाएंगे। टेक्निकली किसी कंट्री का एयरफोर्स को आप डिसेबल कर दे रहे हो, यानी उसके प्लेन्स ना टेक ऑफ कर सकेंगे ना लैंड कर सकेंगे, क्योंकि प्लेन के लिए वही चीज जरूरी है, पेट्रोल भराने के लिए नीचे उतरना और बम गिराने के लिए हवा में उड़ना। दोनों चीजें अगर आपने ब्लॉक कर दी तो टेक्निकली आपने एक कंट्री के एयरफोर्स को हॉल्ट पे ला दिया। यही चीज अभी आप रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख रहे होंगे, बहुत सारी जगह पे हो रहा है। सो ये सब चीजें अगर होती है तो गवर्नमेंट्स ने या मिलिट्री ने या बाकी स्टैटिस्टिशियंस ने और बाकी चीजों ने ये कंक्लूड किया कि ठीक है, कितने जगह पे आप रनवे को खराब करोगे, बेटर वे हम हाईवे ऐसे बना दे हर स्टेट में कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम जो हमारे रोड्स होते हैं, हाईवेज होते हैं, वहां पे भी एरोप्लेन्स को, फाइटर प्लेन्स को, सिविल नहीं, सिविल एयरप्लेन्स बहुत बड़े रहते हैं, बट कुछ केसेस में वैसा भी हुआ है। अगर आप यूट्यूब करके देखोगे, गूगल करके देखोगे, सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कमर्शियल प्लेन्स ने भी कई बार हाईवेज पे लैंडिंग की, बट एंड फाइटर प्लेन तो आराम से हाईवेज पे लैंड कर सकते। तो उस केस में जो ट्रैफिक चल रहा है वो कहाँ जाएगा, तो उनके लिए बाई लेन्स, यानी कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जो प्रायोरिटी ट्रैफिक के लिए रिजर्व होते हैं और बाकी लोगों को थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। सो रिसोर्स रिजर्वेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिपीट करो एक बार, रिसोर्स रिजर्वेशन। समझ में आया? रिसोर्स रिजर्वेशन का मतलब है हम रिसोर्स को कैसे रिजर्व कर रहे हैं। यस सर। और इसको सिंपलर कॉन्सेप्ट में समझना है तो एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमारा डिवाइस यूज कर रहे हैं, बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, आपके मोबाइल में, सबके मोबाइल में बैटरीज होंगी, बिना बैटरी के मोबाइल चलता है क्या? पावर चलता है सप्लाई मोबाइल? नहीं चलता है। सो वो बैटरी जो है आप देखते होंगे कि 0% आने के बाद या कुछ एक अमाउंट आने के बाद आपको सिग्नल्स आने चालू हो जाते हैं कि बैटरी वीक है, आपको बैटरी चार्ज करनी है। बट देन डू यू नो कि बैटरी कभी 0% डाउन जनरली नहीं होती है। हमको दिखता है कि फोन की बैटरी डाउन हो गई है, 0% हो गई और हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया, लेकिन जब आप रिकनेक्ट करते हो ना, इमीडिएटली 1% या 2% या किसी केस में 5% से बैटरी चार्जिंग चालू होती है। भले हमको दिखाया जाए 1, बट ऐसा होता नहीं कि पूरी बैटरी ड्रेन हो गई। थोड़ा सा रिसोर्स, थोड़ी सी बैटरी हमेशा सेव करके रखी जाती है और फोन का सिस्टम ऐसा बना होता है, स्मार्टफोन्स का खास करके, कि वो थोड़े से बैटरी को बचा के फोन को स्विच ऑफ कर देता है, ताकि जो उसमें प्रायोरिटी एप्लीकेशंस चल रहे थे बैकग्राउंड में वो उसको स्टोर करके रख सके कैश मेमोरी में। क्योंकि अगर बैटरी नहीं रहेगी तो मेमोरी रन नहीं करेगी, मेमोरी रन नहीं करेगी तो कैश मेमोरी रन नहीं करेगी, और कैश मेमोरी रन नहीं करेगी तो आपके प्रोसेसर्स जो रुक गए थे बैटरी बंद होने की, यानी मोबाइल बंद होने की वजह से, जब आप फोन रिस्टार्ट करोगे तो वो वहां से इरेज हो जाएंगे। बट वो इरेज होते हैं क्या? नो सर, क्योंकि वो सेफ थे। और वो सेफ क्यों थे? क्योंकि उनको पावर बैकग्राउंड में मिल रहा था, भले फ्रंट एंड में
हमारे को लगता है कि फोन स्विच ऑफ हो गया। सर दिस इज अगेन वन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स रिजर्वेशन। स्मार्टफोन्स में आप जाते तो बैटरी सेविंग मोड भी रहता है, पावर सेवर वगैरह बोलते हैं, सो वहाँ पे सब रिसोर्स होते हैं, बट उनको प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस के लिए कुछ जगह पे कुछ थोड़ा सा रिसोर्स को अलग से निकाल के रख दिया जाता है। हमारे घर में भी वो चीजें होती है। अगर आपकी पेमेंट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर मंथ है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 100 में से 100 रुपए खर्चा कर देते हैं क्या, कि 70-80 खर्चा करेंगे और 10 हम इमरजेंसी के हिसाब से अलग निकाल कर रख देते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल रिसोर्स रिजर्वेशन। फोर्थ इज एडमिशन कंट्रोल, कि आप एडमिशन के राइट्स अपने पास रख लीजिए, किसको सिस्टम में आने देना है, किसको रिसोर्स अलोकेट करना है, किसको नेटवर्क में आने देना है, और किसको रोक के रखना है, होल्ड पे रखना है, पॉज करके रखना है। दिस इज द फोर्थ स्ट्रेटेजी। ये 4 टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या हो रहा है? यस सर। यस। तो अब हम उसका देखते हैं हमारा इस पर्टिकुलर पोर्शन के लास्ट के 2 बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट, लीकी बकेट एल्गोरिथम एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम। अब यही क्वालिटी ऑफ सर्विस को और ये फ्लो कंट्रोल को और ये सब मैकेनिज्म को समझाने के लिए, जैसे हमने देखा ट्रैफिक सिग्नल लग जा रहे हैं, हाईवेज पे रोड्स बन जा रहे हैं, हम 100 रुपए में से 80 रुपए 90 रुपए खर्च कर रहे हैं, 10 रुपए बचा के रख रहे हैं, एंड सो ऑन, जो भी टेक्निक्स है। सो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए या उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में भी एप्लीकेबल रहते हैं, जिसमें से 2 कॉन्सेप्ट है। पहला है लीकी बकेट एंड सेकंड इज टोकन बकेट। अब बकेट यानी क्या होता है जनरली? क्या होता है बकेट यानी क्या होता है? सुना है कभी? नॉर्मल बकेट हम कहते हैं। व्हाट इज अ बकेट? बकेट का होता है। यूज किया कभी बकेट आप लोगों ने? which will use to store some। किसी ने बकेट यूज किया है क्या कभी कि नहीं किया अभी तक आपने बकेट यूज? फुटाने कुठे गेला? बोल ना बे बेप्राशा, बोल मी बोलतो मग। बकेट यूज किया है ना? ते साले हाय बसून नाही केलं। तो क्या होती है बकेट? कंटेनर रहते जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते। क्या होती है? सांग ना बे, ते आवाज चांगला आहे त्यांचा। नाही सुना है ना? यस सर। क्या होती है बताइए ना सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बकेट? अरे कभी यूज नहीं किया क्या बकेट? किया है सर। किया है ना? यस सर। पानी स्टोर करने के काम में आती है ना बकेट? यस सर, है ना। तो बकेट का जो काम है वो बकेट के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हमारे ये 2 नेक्स्ट मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं लीकी बकेट। अब लीकी बकेट है, बकेट में लीक हो गया है। अब बकेट में लीक हो गया तो क्या होगा? अरे बकेट में अगर छेद हो गया, लीक हो गया तो क्या होगा? जो पानी भरा है वो क्या रहेगा? वही रहेगा क्या? नहीं जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो लीकी बकेट कॉन्सेप्ट एंड देन टोकन बकेट, ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले when too many packets are present, इसको डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे, पहले थ्योरेटिकली समझते हैं। when too many packets are present in the network, जब नेटवर्क में हम बात करें कंडीशन कंट्रोल का, क्वालिटी ऑफ सर्विस का, कंट्रोल करने का, नेटवर्क में जो अलग अलग पैकेट्स आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे पैकेट्स आ जा रहे हैं नेटवर्क में। इससे क्या होगा? पैकेट्स में डिले आ जाएगा। डिले क्यों आएगा? रास्ते में 10 लोग चल सकते हैं और 50 लोग आ गए तो क्या होगा? 10 लोग जाएंगे, 40 लोग को रुकना पड़ेगा। अब जो 40 रुके हैं उसमें से नेक्स्ट राउंड में फिर 10 लोग जाएंगे, फिर कितने बच गए? 30 बच गए। तो वो 30 जो थे या पहले के सिर्फ 40 थे, फिर 10 देंगे तो 20। तो ये लोग को टेक्निकली क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है ना। तो व्हेन टू मेनी पैकेट्स जो प्रेजेंट रहते हैं, इससे क्या हो रहा है? पैकेट डिले हो रहा है, प्लस लॉस ऑफ पैकेट भी हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है? कुछ पैकेट्स ऐसे रहते हैं जो टाइम फ्रेम बॉन्ड रहते हैं। हमने देखा है कि एक टाइम फ्रेम रहता है, उस टाइम के अंदर में अगर वो पैकेट डिलीवर ना हो तो पैकेट क्या होता है? पैकेट वैलिड
डैमेज हो जाता है, सो पैकेट का लॉस भी हो रहा है। सो जब बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं इस पूरे केस को, जिसके वजह से या तो नेटवर्क में डिले आ रहे हैं पैकेट्स में, या वो पैकेट लॉस हो जा रहे हैं, उससे क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो रहा है। इस पूरे सिचुएशन को हम बोलते हैं कंजेशन। कंजेशन यानी कंजेस्टेड, हम बोलते हैं ना बहुत कंजेस्टेड फील हो रहा है। क्लास में कभी फील हुआ है कि आप लोग कंजेस्टेड? हुआ है क्या? यस सर, कभी कभी है ना। और अगर नहीं हुआ होगा तो मुझे बताना, अगले सेमेस्टर में आपके क्लास में आऊंगा, एक बेंच में 4-4 लोग बैठने का। वो जो फीलिंग आएगी ना, वो कंजेस्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे जगह कितने लोगों की एक बेंच में, एक डेस्क में? दो मैक्स। 4 बैठा ले तो क्या होगा? कंजेस्टेड होगा। दो स्टूडेंट गिर जाएंगे ना नीचे, क्योंकि 2 की जगह और 4 लोग बैठे तो 2 गिर जाएंगे, तो कंजेशन हो गया। नेटवर्क में भी कंजेशन आ रहा है, जगह 10 पैकेट्स की और 100 पैकेट्स आ गए तो 90 लोग कंजेशन में चले जाएंगे, 10 लोग चले जाएंगे आराम से। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंजेशन। नेटवर्क लेयर क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा है? दे शेयर द रिस्पांसिबिलिटी फॉर हैंडलिंग द कंजेशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कंट्रोल कंजेशन इज टू ट्राई टू रिड्यूस द लोड ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के लोड को कम कर दो। ट्रांसपोर्ट लेयर रास्ता जो था, ट्रांसपोर्टेशन जो था, उसको आप कंट्रोल में ला लो। ठीक है, अब ये कैसे होगा? इसके लिए दोनों नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर को दे हैव टू वर्क टुगेदर। विथ टू मच ट्रैफिक द परफॉर्मेंस विल ड्रॉप शार्पली। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो परफॉर्मेंस क्या होगा? बहुत शार्पली नीचे आ जाएगा। अब इस तरीके के कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स का यूज होता है, जिसमें 2 हम लोग देखेंगे। पहला है लीकी बकेट एंड सेकंड इज टोकन बकेट। टोकन बकेट एंड लीकी बकेट। अब देखिए डायग्राम, अगर आप देख रहे होंगे तो ध्यान से डायग्राम देखिए, देन आई विल एक्सप्लेन। दिस इज लीकी बकेट। द वर्किंग ऑफ लीकी बकेट। ठीक है, पानी भरला, ड्रॉपर फॉलोइंग एट द कांस्टेंट रेट, होस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, ये पहला वाला जो डायग्राम है, ये वाला, सपोज दिस इज ए एंड द अदर वन इज बी। तो ए देख के आपको क्या समझ में आएगा, थोड़ा सा देखिए, देन वी विल लर्न। देखिए दिस इज अ टैप, ठीक है, ये एक नल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये नल से पानी आ रहा है बकेट में, जिसको हम साधारण भाषा में बाल्टी कहते हैं। बाल्टी बोलते हैं ना? यस सर, बकेट। बाल्टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी या बाल्टी बोलेंगे तो? नहीं आपको वही करेगी ना, बकेट रहे बाल्टी रहे। सो बकेट में क्या हो रहा है, पानी देखिए आप आ रहा है, ये पानी भर भी रहा है। अब ये जो फ्लो है जिससे पानी आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसको कितने कंट्रोल पे रखा गया है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप भी कभी अगर नल में मग्गा हो, आपका जो मग होता है, जग या बाल्टी, बकेट सो कॉल्ड है, हम उसे भर रहे हैं, तो हम टैप यानी जो नल होता है उसकी स्पीड जो है उसके हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि पानी कितने स्पीड से नीचे आ रहा है उस बकेट में, और बकेट उसके हिसाब से कितने जल्दी भरेंगी। एक अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? यस सर। अब ये इमेजिन करिए कि दिस इज अ रोड, ये एक रोड है, इसकी कैपेसिटी है। अब ये है सेंडर, जो क्या कर रहा है, पैकेट सेंड कर रहा है। ये पानी की जो ड्रॉप से पैकेट है, लेकिन ये रोड से एक स्पेसिफिक कैपेसिटी से ही वो ट्रैफिक आगे बढ़ सकता है। एंड देन इधर पे रिसीवर है, तो ये रिसीवर की कैपेसिटी भी होंगी जिसके हिसाब से वो पैकेट्स को रिसीव करेगा। सो यहाँ पर कंजेशन कंट्रोल क्या कर रहा है, इस भीड़ को, क्योंकि अगर पानी फुल स्पीड में चालू और यहाँ से एक बूंद टपक रहा है तो क्या होगा, बकेट ओवरफ्लो हो जाएगी। बकेट ओवरफ्लो हो जाएगी तो क्या होगा, पानी जो ये प्रॉपर चैनल था यहाँ से ना आते हुए क्या होगा, यहाँ से स्पिल हो जाएगा, बाहर पानी आना चालू हो जाएगा। तो इसको लीकी कंट्रोल या लीकी बकेट कंट्रोल क्या कहता है, ये जो बकेट है इसमें हमने छेद कर दिया छोटा सा। ये छेद जो है, ये छेद को हम फोकस ऐसा करने की कोशिश करें कि इससे जो पानी टपक रहे हैं, 3-4 आपको ड्रॉप्स दिख रहे हैं, इसका छेद और यहाँ से ये जो पानी अंदर आ रहा है ना, इनलेट और आउटलेट जो है, ये दोनों इनलेट और आउटलेट जो है, ये एक टैंडम में वर्क करे, एक ऐसे तरीके से, ऐसे स्पीड में वर्क करे कि जितने स्पीड से पानी अंदर आ रहा है उतने ही स्पीड से बाहर ये पानी जाए। ये नेटवर्क जितने स्पीड से अंदर आ रहा है, लगभग उतनी स्पीड से पैकेट्स नेटवर्क के बाहर भी जाए। अब इसमें क्या होगा, कुछ केस में आपको पता है नेटवर्क की आइडियल कंडीशन हमेशा मिलेगी क्या? आप घर से एग्जाम देने आओगे तो हर रोज आपके रास्ते पूरे खाली रहेंगे और लोग फूल बिछा के आपके रुके रहेंगे कि पेपर जाने जा रहे हो, देने जा रहे हो, तो आज हम लोग रास्ते में गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप भी जाओ।
ऐसा होगा क्या? यस सर। नो सर। आइडियल कंडीशन कभी नहीं मिलेगी हमें, यानी कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क में ट्रैफिक होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे डिलेज आने चालू हो जाएंगे। अब वो जो डिलेज आ रहे हैं, दैट डिले टू बी कंट्रोल। अब उसको कंट्रोल करने के बहुत सारे मैकेनिज्म है। अब वो क्या रहा है यहाँ पे ये देखिए, ये जो पानी है, अब अज्यूम यहाँ से हर एक सेकंड में एक बूंद पानी गिर रहा है, यानी अगर 100 सेकंड में हम कितना अज्यूम कर सकते हैं, कितने बूंद पानी गिर जाएगा? 100। बट यहाँ से 100 निकल नहीं पा रहा है फॉर कंडीशन ऑफ सम रीजन, यहाँ से 80 ही निकला है, तो बचा हुआ 20 कहाँ जाएगा? वो यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा, राइट। अब ये स्टोर्ड है तो टेक्निकली नेटवर्क में हम इसको बोलते हैं बफरिंग या बफर, कि भले डेटा सेंडर से सेंड हो गया, रिसीवर ने रिसीव नहीं किया, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है? बफर में स्टोर होता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीकी बकेट। सेम ये चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वही कॉन्सेप्ट को यहाँ डिजिटल तरीके से बताया गया है कि ये होस्ट कंप्यूटर है, यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे पैकेट फ्लो हो रहा है और ये अनरेगुलेटेड पैकेट फ्लो है। देखिए ये दो पैकेट्स पास पास चले गए, थोड़ा गैप है, यहाँ पे देखिए गैप ज्यादा है, ये नहीं इसमें और इसमें, राइट। सो ये चीजों को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, लीकी बकेट कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली फ्लो कंट्रोल कर दे रहा है। देखिए यहाँ कितने भी स्पीड में पानी है, पानी कम है, स्लो है, पैकेट कितने भी स्पीड में है, यहाँ इस लीकी बकेट से जो डेटा आउटफ्लो हो रहा है वो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रेगुलेटेड पैकेट फ्लो, यानी हमने क्या किया, रेगुलराइजेशन कर दिया। हमने क्या किया है, हमने रेगुलराइज कर दिया है यहाँ पर ट्रैफिक को। सो ये सेम कॉन्सेप्ट है कंजेशन को रिमूव करने के लिए, कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत आइडिया लीकी बकेट का? Yes, sir. Give me a second. I will attend this call and I will get back to you. So, leaky bucket algorithm controls the total amount and the rate of traffic sent to the network. जैसे अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा कि पानी कितनी भी स्पीड में आए, हम उसको कहाँ स्टोर करके रख रहे हैं, बकेट में, और हमने आउटफ्लो जो था, फ्लो जो था आउटवर्ड, वो कंट्रोल करके रखा है। So, step 1, let us imagine a bucket with a small hole at the bottom, यानी हमें इमेजिन करिए कि बकेट है जिसमें एक छोटा सा होल है बॉटम साइड में, where the rate at which water is poured into the bucket is constant, is not constant, है ना, and can vary, but it leaks from the bucket at a constant rate। यानी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो रेट है, the rate at which water is poured into the bucket, जो बकेट में अंदर आ रहा है, वो जो रेट है, it is not constant। बट हम क्या कर रहे हैं, वो जो पानी बाहर आ रहा है, दैट इज एट अ कांस्टेंट रेट। और क्यों कांस्टेंट रेट है वो, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने मैकेनिज्म में कंट्रोल करके लगा दिया है। हमने क्या किया, लीकी बकेट कॉन्सेप्ट को लगा दिया है। स्टेप 2 क्या है, सो अप टू द वाटर इज प्रेजेंट इन द बकेट, ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। द रेट एट विच द वाटर लीक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट एट विच द वाटर इज इनटू द बकेट। यानी यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि पानी जो बाहर जा रहा है, ठीक है, उसका रेट हमने कंट्रोल कर दिया, लेकिन वो कंट्रोल में कब तक रहेगा, जब तक वो बकेट पूरी तरीके से भर ना जाए। क्योंकि अगर फ्लो, इनकमिंग फ्लो, इनवर्ड फ्लो, पानी जो अंदर आ रहा है वो बहुत स्पीड में आ रहा है और बाहर जो पानी जा रहा है वो कांस्टेंट है मगर स्लो है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो बफर का जो स्पेस रहेगा वो भी फुल हो जाएगा, और वो फुल हो गया तो क्या होगा, बाल्टी पूरी भर गई तो क्या होगा, हमने जो एक होल किया था, पानी सही से गिरेगा, सब तरफ से गिरना चालू हो जाएगा, से भी गिरेगा, स्पिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए एक कंडीशन लिखा है कि अप टू द वाटर इज प्रेजेंट इन, जब तक उसमें पानी प्रॉपर तरीके से है, ठीक है। स्टेप 3 क्या कहता है, इफ द बकेट इज फुल, additional water that enters into the bucket will spill over the side and it is lost। वो ये जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया, इसीलिए फोर्थ क्या बोलता है, thus the same concept is applied to the packets into the network, जहाँ पे हमें कंसीडर करना है that network is data is coming from a source at a variable speed। अब वो जो डेटा आ रहा है नेटवर्क में वो वेरिएबल स्पीड से आ रहा है, it may be 10 Mbps for 4 seconds, then if maybe there for next 3 seconds वहाँ पे कोई डेटा सेंड ही ना हो, and then again अगला 2 सेकंड के लिए 8 Mbps पे डेटा आएगा, और ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि लगभग इन द स्पैन ऑफ 8 सेकंड्स, लेट अज्यूम कितना डेटा आ गया है, 68 MB of data has been transmitted। That's why if a leaky bucket algorithm is used, the data flow would be 8 Mbps for 9 seconds। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Thus the constant flow is maintained। यानी अगर
5 सेकंड के लिए 5 MB डेटा आ रहा है, कुठं ठीक है। आप सिर्फ टाइम और डेटा पे कैलकुलेट करिए। 5 सेकंड के लिए 5 MB का डेटा आया, पहले 5 सेकंड के लिए। अगले 5 सेकंड में डेटा बिल्कुल भी नहीं आया। यानी अब टोटल टाइम कितना हो गया? 5 + 5 सेकंड्स कितना हो गया? ठीक आहे ना 5 वाजता जाऊ 10 seconds. पहले 5 सेकंड्स में कितना डेटा आया था? 5 MB। नेक्स्ट 5 सेकंड्स में कितना डेटा आया? 0। 0. हां नेक्स्ट 5 सेकंड्स में 20 MB का डेटा आ गया, दादा ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना MB का डेटा आया? 20 का। यानी अब टोटल टाइम कितना हो गया? 15 seconds. डेटा कितना आ गया? 5 + 0 + 20 25। नेक्स्ट 5 सेकंड्स में फिर से कोई डेटा नहीं आया। अब 20 सेकंड्स हो गए और 25 MB का डेटा है, और नेक्स्ट 5 सेकंड्स में स्पीड काफी ज्यादा अच्छी थी, फिर से 25 MB का डेटा आ गया। यानी टेक्निकली 25 सेकंड्स में हमारे पास 50 MB का डेटा आ गया है। ये डेटा जमा हो गया क्योंकि बकेट की कैपेसिटी हमारे पास 100 MB की है। अब हमारे पास डेटा कितना है 25 सेकंड्स में? 50 MB का। ने आउटफ्लो जो सेट कर दिया वो सेट कर दिया पर सेकंड 2 MB का, ठीक है। पर सेकंड कितना MB का डेटा बाहर जा रहा है? 2 MB. यानी 50 MB डेटा जाने को कितना समय लगेगा? 25 seconds. और हमारे पास डेटा आया भी कितने सेकंड्स था? 25 seconds. हमने कंट्रोल कर लिया मैकेनिज्म से, प्रॉपर स्पीड में चल रहा है। हम ये भी कर सकते हैं कि 25 सेकंड्स में डेटा आया है, हम आउटफ्लो 20 सेकंड्स में बाहर कर दे, या 50 सेकंड में बाहर कर दे, तो हम आउटफ्लो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है टेक्निकली, जो डेटा अंदर आ रहा है वो अलग अलग स्पीड से आ रहा है, लेकिन बाहर जाते समय वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन कंट्रोल मैकेनिज्म यूजिंग लीकी बकेट। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, दिस इज टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। सो पहला था लीकी बकेट और अब क्या है? टोकन बकेट। अब टोकन बकेट का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो भी। टोकन बकेट एल्गोरिथम इज वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर कंडीशन कंट्रोल मैकेनिज्म। अगेन एक और एक एल्गोरिथम है। व्हेन टू मेनी पैकेट्स आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क, जब नेटवर्क में बहुत सारे पैकेट्स आ गए हैं, इट कॉजेस द पैकेट्स डिले एंड लॉस ऑफ पैकेट, सेम वही वाला कंडीशन आ जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? द टोकन बकेट एल्गोरिथम इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे क्या होगा हम देखते हैं। विथ टू मच ट्रैफिक द परफॉर्मेंस वुड ड्रॉप शार्पली, ठीक है। सो टोकन बकेट क्या करेगा? लीकी बकेट और टोकन बकेट दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, बट फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज है। तो क्या करेगा टोकन बकेट? द लीकी बकेट एल्गोरिथम एनफोर्सेस द आउटपुट पैटर्न्स एट द एवरेज रेट, है ना। एवरेज रेट है, आउटपुट को हमने क्या किया था? कंट्रोल कर लिया था एवरेज रेट में। बट नो मैटर हाउ बिजी द ट्रैफिक इज, ट्रैफिक कितना है, कितना बिजी है, क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। So to deal with more traffic, we need a flexible algorithm so that data is not lost. क्योंकि अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरीके से डेटा एंटर हो रहा है, तो हमें सिंपल सा लीकी बकेट एल्गोरिथम वहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए हम कौन सा यूज करना पड़ता है? एडवांस वर्जन विच इज टोकन बकेट एल्गोरिथम। अब टोकन बकेट एल्गोरिथम में अगर मैं सिर्फ टोकन वर्ड की आपसे बात करूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड टोकन? टोकन बियर बार वाला टोकन पीस म्हणू शकतो. टोकन यानी क्या होता है? स्मॉल पीस. टोकन इज अ स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम, असं म्हणते ना. कभी आप लोग कोई ऐसी जगह पे गए, वर्शिप प्लेस जो बोलते हैं, मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह टाइप की, जहाँ पे आपने शूज बाहर उतारे हैं? वास्तव में तो बियर बार गए? Yes sir. वहाँ पे शूज उतारते तो उसको बदले एक टोकन मिलता है, भाई ये तो तस्वीर Yes, sir. ठीक है। हम लोग कभी खाना खाने जाते हैं, हम कूपन ले लेते हैं, कूपन यानी भी एक टोकन ही हो जाता है, और वो टोकन दिखाने के बाद ही हमें एंट्री मिलती है, राइट। कोई फेयर में हम लोग मेले में जाते हैं तो हमको एक पैसे देके टिकट मिलती है। टिकट इज एज गुड एज अ टोकन, जो एक समय तक ही वैलिड रहती है। आप गाड़ियां पार्क करते हो तो उसके बदले आपको एक टोकन, एक स्लिप मिलती है कि 3 घंटे की पार्किंग के लिए आपको 50 रुपए जो भी कुछ एक्सट्रा अमाउंट देना है। सो ये टोकन बेसिकली कर रहा क्या है? टोकन आपको एक परमिशन दे रहा है, टेम्पररी परमिशन जो परमानेंट नहीं होती है। वो टोकन उस देर के लिए ही वैलिड है। यानी
अगर मैं वो गाड़ी का टोकन ले लूँ रेलवे स्टेशन जाने का 3 घंटे, ठीक है, और मैं उसके पास जा रहा हूँ 5 साल के बाद, मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए, तो टोकन उस समय वैलिड रहेगा क्या? और वो गाड़ी वहाँ पे शायद रहेगी या नहीं रहेगी क्या, क्योंकि उसमें लिखा होता कहने के टर्म्स एंड कंडीशंस ये वो कि भाई इतनी देर के लिए वैलिड है। उसके बाद में आपको या तो नया टोकन इशू करना पड़ता है या फिर आपको जो 3 घंटे के 30 रुपए थे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी वो टोकन जो 30 रुपए का था वो 3 घंटे के बाद खत्म हो गया, आपको उसको रिन्यू या रिचार्ज करना पड़ता है, यानी वो टोकन 3 घंटे के लिए वैलिड था। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे चलता है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर देखेंगे कि सो टू डील विद द मोर ट्रैफिक वी नीड अ फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम सो दैट डेटा इज नॉट लॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमने देखा था पहले केस में क्या होता कि बाल्टी से पानी ओवरफ्लो भी होने का बहुत ज्यादा डर था। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, इन रेगुलर इंटरवल्स टोकन्स आर थ्रोन इनटू द बकेट F। यहाँ पर एक बकेट F है, ठीक है। अब वो जो बकेट F है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर टोकन्स जो है टोकन्स लो किए जा रहे हैं, ठीक है। टोकन्स लो हो रहे हैं, होस्ट कंप्यूटर है ये, ठीक है, थ्रो हो रहे हैं, टोकन्स को इशू किया जा रहा है हर थोड़े थोड़े देर में, ठीक है। तो बकेट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी F। ये जो बकेट है यहाँ पर ये कितना डेटा ले सकता है, मैक्सिमम से कैपेसिटी कितनी है F, यानी F अमाउंट ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल 100। सो 100 टोकन्स यहाँ पे अंदर या एट अ टाइम स्टोर करके रख सकता है, यानी 100 शूज या 100 बैग्स या 100 टोकन्स यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। इफ द पैकेट इज रेडी, अगर वो पैकेट रेडी है, देन अ टोकन इज रिमूव्ड। जब पैकेट रेडी है तो एक टोकन को हटा दिया जाएगा और जो टोकन हटाया जा रहा है उसके अंदर जो डेटा था वो डेटा को आगे भेज दिया जा रहा है। यानी हमारे पास 100 की कैपेसिटी है, सपोज 50 टोकन जनरेट हुए, वो 50 टोकन हम कॉन्स्टेंटली नहीं भेजेंगे, वो 50 में से जिसकी प्रायोरिटी है, जिसकी जरूरत है या जो रेडी है पूरे तरीके से ट्रांसमिशन के लिए सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए, हम उसके टोकन को आगे भेज देंगे। यानी हम बोल देंगे टोकन नंबर 1 फॉर एग्जांपल किसका है, तो टोकन नंबर 1 जो रहेगा वो टोकन नंबर 1 वाला अंदर जाएगा। टोकन नंबर 2 अगर वो प्रेजेंट है, वो रेडी है, तो अंदर जाएगा। अगर टोकन नंबर 2 वाला कई बार टोकन लेके लोग बाहर चले जाते हैं, तो उस केस में हम उसके बाकी लोगों को रोक देंगे कि नेक्स्ट टोकन वाले को एंट्री दे देंगे। नेक्स्ट अरे अगर सपोज आप लोग 50 स्टूडेंट्स हैं, आपको हर एक को एक एक टोकन दे दिया गया है, यानी रोल नंबर्स अज्यूम कर लो टेम्पररी, और आप लोग एग्जाम देने आए थे। अब एग्जाम में मैंने रोल नंबर वाइज वाइवा लेना चालू कर दिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो अगर फॉर एग्जांपल रोल नंबर 3 नहीं है, कुछ देर के लिए बाहर चले गए, तो क्या मैं उसके आगे का वाइवा रोक देता हूँ क्या बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए? नो सर। तो रोल नंबर टोकन नंबर 1 और 2 का हो गया, 3 नहीं है तो क्या होगा, हम 3 को थोड़ी देर रोक देंगे, वो नहीं है ना, वो रेडी नहीं है, बट 4, 5, 6 तो रेडी है, तो हम 4, 5, 6 की एंट्री ले लेंगे। इस तरीके से जो टोकन रेडी है हम क्या करेंगे, वी विल सेंड दोस टोकन्स इनटू द आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटफ्लो डायरेक्शन। इससे क्या हो रहा है, इससे कंट्रोल मैकेनिज्म कंट्रोल का मिल रहा है, बट इसमें हमने टोकन मैकेनिज्म लगा दिया है, तो और ज्यादा इसमें सिस्टम इजी हो गया, क्योंकि बाहर जाने के रास्ते हम एक के बदले मल्टीपल रख रहे हैं, लेकिन हर एक जगह पे एग्जिट पॉइंट रख दिया कि बाहर जिसको जाना है उसको टोकन दिखा के ही जाना है, और टोकन जिसको इशूड है वही बाहर जाएगा, और जो रेडी है वही बाहर जाएगा, जो रेडी नहीं है वो अंदर वेटिंग हॉल में यानी बकेट के अंदर ही रुका रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, डेटा अंदर आ रहा है, डेटा किसी भी स्पीड में है, कितनी भी जगह से आए, वो स्टोर हो रहा है बकेट में। वो बकेट में आने के बाद में जब उनको बाहर जाना है तो हर एक को एक टोकन इशू किया गया है। वो एग्जिट गेट पे जो गेट कीपर बैठा है, जो बाहर पर्सन बैठा है, जो चौकीदार बैठा है फॉर एग्जांपल, वो आवाज देगा कि भाई टोकन नंबर 1 हाँ रेडी है क्या, आप रेडी हो आप जाइए, टोकन 2 बाहर जाओ, टोकन 2 रेडी है बाहर जाओ, टोकन 3 यू आर नॉट रेडी बाहर जाओ, आप साइड में रुक जाओ, टोकन नंबर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो कंट्रोल मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम, राइट। अब ये फिगर जो है हम यहाँ पे भी वही चीज देखते हैं। इन फिगर ए द बकेट होल्ड 2 टोकन्स। फिगर ए जो है ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, बकेट ने 2 टोकन को होल्ड करके रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए दिस बकेट होल्ड्स टोकन करेंटली 2 टोकन्स एंड देयर आर 3 पैकेट्स व्हिच आर वेटिंग टू बी सेंट आउट ऑफ द इंटरफेस। पैकेट कितने हैं यहाँ पर, 3 है, ठीक है। ये देखिए 3 पैकेट्स है 1, 2, 3 और टोकन्स 2 है। इन फिगर बी दूसरा वाला केस देखते हैं, 2 पैकेट्स हैव बीन सेंट एंड 2 टोकन्स, दैट इज पैकेट 1 इज स्टिल लेफ्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 पैकेट इज लेफ्ट एज नो टोकन इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या हो गया, 2 टोकन थे ना, ठीक है, और 2 टोकन में कितना डेटा था हमारे पास, कितने पैकेट थे, 3 थे। देखो 1, 2, 3 पैकेट्स दिख रहे हैं आपको,
दिख रहे हैं क्या? C1, C2 and 3। तो 3 पैकेट से टोकन 2 है, 2 पैकेट को टोकन मिल गए, तो 2 पैकेट बाहर चले गए। अब टोकन एग्जॉस्ट हो गए, टोकन खत्म हो गए, लेकिन वो 3 में से 2 चले गए, तो कितना पैकेट बच गया यहाँ पे? 1 पैकेट इज लेफ्ट एज देयर आर नो टोकन्स इन दी बकेट। है यहाँ पे टोकन्स बचे क्या? नो टोकन्स लेफ्ट इन दी बकेट, राइट? So when compared to leaky bucket, the token algorithm is less restrictive. That means it allows more traffic, and the limit of the busyness of the traffic is restricted by the number of tokens. कि भाई डेटा फ्लो पैकेट्स हमारे पास 3 रहे, 50 रहे या 100 रहे, जितने टोकन से सिर्फ उतने ही पैकेट्स बाहर जाएंगे। और जब भी हमें लग रहा है कि ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है, पैकेट ज्यादा है, वेटिंग में है, so what we will do, we will release those packets. Sorry, we will release the extra tokens. And by us issuing those extra tokens, we will release the packets. यानी यहाँ पर हम टेक्निकली फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ टोकन्स। यानी उससे हमको ये भी पता रहेगा कि कितना नेटवर्क में हमारा डेटा अभी बचा हुआ है जो बाहर जाने का है, और कितना हमने बाहर भेज चुका है, ठीक है? और प्लस हम इसमें एक चीज और कंट्रोल कर सकते हैं। कैन एनीवन टेल? मैंने इसमें आपको बताया था कि लीकी बकेट में एक ही होल किया था उसने, है ना? यानी एग्जिट पॉइंट कितना था? 1। यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स थे। हम डिपेंड करता है जितनी भीड़ रहेंगे उसके हिसाब से उतने गेट्स ओपन करेंगे। ज्यादा आउटफ्लो है तो हम 2 गेट भी ओपन कर सकते हैं, और कम है तो हम 1 ही भेजेंगे। यानी जो पहले केस में प्रॉब्लम था कि पानी बहुत ज्यादा भर गया तो बकेट से बाहर पानी गिरना चालू हो जाएगा, उस चीज को हम यहाँ पे कंट्रोल में कर रहे हैं कि जैसे हमको लग रहा है पानी ज्यादा स्पीड में भर रहा है और पानी बाहर गिरेगा, हम एक के बदले मल्टीपल गेट्स या होल्स को ओपन कर देंगे, जिससे पानी बाहर भी उतनी ही स्पीड में निकलेगा, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन बकेट। देखिए यहाँ पर वही दिया है, दिस इज शोन इन द डायग्राम बिलो। क्या हो रहा है? ऐड 1 टोकन पर टिकट। एक बार में 1 टोकन ऐड हो रहा है, ये टोकन है, कितने टोकन अंदर जा रहे हैं? रिमूव 1 टोकन एट अ टाइम एंड डिस्कार्ड ईच पैकेट। यानी क्या हो रहा है? 10 पैकेट है और 10 टोकन है, तो एक बार में 1 टोकन आएगा, और 1 टोकन आया तो कितना पैकेट बाहर जाएगा? 1। दूसरा टोकन आएगा, दूसरा पैकेट बाहर जाएगा। इससे क्या हो रहा है? फ्लो कंट्रोल रहेगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को लीकी बकेट और टोकन बकेट दोनों समझ में आ गया है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस यूनिट, ठीक है? इसमें हमारा एक सिर्फ लास्ट टॉपिक बच जाता है। दैट लास्ट टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड टू 3 थिंग्स, ठीक है? ये पूरा हमने ट्रैफिक कंजूशन, ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म एंड अदर थिंग्स हमने देख ली है, हमने समझ ली है, ठीक है? अब जो सिर्फ एक चीज बच जाती है, व्हाट रिमेन्स इज, अब हमको देखना है इसके ऊपर एक लास्ट कॉन्सेप्ट। वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? वो लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो भी चीजें हमने अभी तक देखी है, राइट? हमने जो पहले 6 लेयर में जो भी मैकेनिज्म देखा हुआ है, वो मैकेनिज्म किस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर अज्यूम कर रहे हैं कि नेटवर्क्स हमने एस्टैब्लिश कर लिए, नेटवर्क की सेटअप हमने रेडी कर ली है, नेटवर्क को रेडी कंप्यूटर नेटवर्क को बना लिया है, तो अब कैसे उससे होस्ट या कैसे उससे यूजर्स को कनेक्ट करेंगे? तो उसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सर्विस, और उससे रिलेटेड कुछ और छोटे मोटे चीजें हैं। जैसे हमने IP एड्रेसेस पढ़ा था, तो मैंने उस समय आपको बताया था कि हम लोग लास्ट ईयर में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो IP एड्रेसेस क्या थे? IP एड्रेसेस वर नंबर्स, बट नंबर्स हमको याद होते हैं क्या? नो सर, है ना? मैं अगर आपको पूछूं कि अगर फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डायग्राम फॉर लीकी बकेट, हाँ, मैं आपको एग्जाम में पूछूं, सो व्हाट यू विल डू, आपको अगर ढूंढना है मर्ज करना है, सरप्राइज टेस्ट ले रहे हो और बोल रहे लीकी बकेट का डायग्राम ड्रॉ करो, तो आप फॉर एग्जांपल अज्यूमिंग आपका नेट है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सर्च करोगे डायग्राम नेट पे? यस। करोगे कि नहीं? तो करेंगे, तो हम कहाँ सर्च करेंगे? गूगल सर्च इंजन पर, गूगल पे कि फेसबुक में करेंगे या ट्विटर पे करेंगे, कि इंस्टाग्राम पे करेंगे, कि व्हाट्सएप पे करेंगे, कि गूगल पे करेंगे? गूगल पे करेंगे। गूगल पे नहीं, सो गूगल का नाम तो google.com है, मगर हमको पता है कि सिस्टम को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। उसको क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज। तो बताओ गूगल का IP एड्रेस क्या है, और तभी कनेक्ट हो पाओगे आप गूगल से।
यस सही है। हाय पण अब मैं बोलूँ कि ठीक है आपका क्लास खत्म हो गया है भाई, 1 घंटे से आपने नोटिफिकेशंस चेक नहीं किए होंगे, तो इंस्टाग्राम में आपको नोटिफिकेशंस चेक करना है, फेसबुक में चेक करना है, तो आप facebook.com में जाओगे। अब facebook.com में जा रहे हो तो facebook.com की अगर facebook.com ना रहते हर बार आपसे आईपी एड्रेस मांगना चालू कर दे, हर बार उसका बाइनरी कोड में एड्रेस मांगना चालू कर दे, तो दिक्कतें चालू हो जाएगी। सो लास्ट जो लेयर रहती है, कौन सी है 7th लेयर हमारी? फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, 7th लेयर, वो ऐसे मॉडल में 7th लेयर कौन सी है? फर्स्ट लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। तो हम वहाँ लास्ट लेयर में बस ये 2-3 चीजें देखेंगे या देखते रहेंगे, ठीक है। सो ये हम लोग क्या करेंगे फॉर टुमारो, लाइक फॉर सेशनल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों जो कॉन्सेप्ट है उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली उसको छोड़ सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, लाइक डोमेन, ये सब बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है जो हमको कवर करने हैं। अगर आधे 1 घंटे का लेक्चर लगेगा, तो वो मैं क्या करूंगा, कल आप लोग सेशनल्स दे दीजिए, वंस यू फिनिश विद योर ऑल द पेपर्स, सेशनल के आपके सारे पेपर्स हो जाते हैं। सो मोस्ट प्रोबब्ली आपका फ्राइडे आई गेस लास्ट पेपर है सेशनल, फ्राइडे या सैटरडे, एम आई राइट? फ्राइडे सैटरडे पेपर है कब है लास्ट पेपर आप लोग का सेशनल का? मंडे ला है म्हणते ना, तो मंडे को लास्ट। मंडे है, ठीक है, मंडे है, ठीक है, नो इशू। तो मंडे को आप पेपर दे दीजिए, आफ्टर दैट मैं आधे 1 घंटे का क्लास एक और बार लूंगा ऐसे ही ऑनलाइन, ठीक है, उसमें आपको वो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा।